दोस्तों मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो हमने अपनी शॉक की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें से हमने 3 टाइप के शॉक पढ़ लिए थे, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और सेप्टिक शॉक। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है एनाफाइलेटिक शॉक। तो आज हम एनाफाइलेटिक शॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है, पहले तो हमने शॉक पढ़ाते थे कि शॉक जो होती है वो क्या होती है, एक क्या होता है लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम होता है जो कि हाइपोवोलीमिया की वजह से होता है और टिश्यू को ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिल पाने के कारण क्या होता है, हमें शॉक लगता है। तो शॉक के जो 3 टाइप्स थे हमने वो पढ़ लिए थे और ये है एनाफाइलेटिक शॉक। तो अब जो एनाफाइलेटिक शॉक है, जो शॉक आ रहा है वो हमें किसके वजह से आ रहा है, एनाफाइलेक्सिया के वजह से। यानी कि अगर किसी पेशेंट को किसी चीज़ से, किसी मेडिसिन से, किसी फूड से या किसी पर्टिकुलर चीज़ से अगर एलर्जी है, तो अगर वो एलर्जन उसकी बॉडी में एंटर कर जाए या स्किन के टच में आए तो उसके वजह से जो उससे शॉक आ सकता है या जो शॉक लगता है उसको बोलते हैं हम एनाफाइलेटिक शॉक। दोबारा से सुन लीजिए, अगर किसी पेशेंट को एलर्जी की वजह से, अगर किसी फूड से या किसी मेडिसिन से उसको एलर्जी है, अगर वो उसके संपर्क में आता है तो उस वजह से उसको जो शॉक लगेगा वो कहलाएगा एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक के कॉज क्या होते हैं, फूड हो सकता है, किसी पेशेंट को क्या होता है, किसी फूड से किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी होती है। जैसे एक नॉर्मल पेशेंट है, मान लीजिए मैं अगर नट्स लूँगा, मूंगफली खाऊंगा, पीनट्स खाऊंगा तो मुझे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन किसी पेशेंट को क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। उनका इम्यून सिस्टम उसे एक एंटीजन की तरह देखता है और एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज बनाता है और हिस्टामिन को रिलीज करता है, जिस वजह से उसको एनाफाइलेटिक शॉक लगता है। तो कॉज क्या हो सकते हैं इसके, फूड हो सकते हैं, फूड में हो सकता है नट्स हो सकता है, किसी पेशेंट को नट्स, मूंगफली हो गई या फिर पीनट्स हो गए, उससे उसको एलर्जी हो सकती है। किसी को मिल्क से एलर्जी होती है, किसी को फिश से एलर्जी होती है, किसी को एग से एलर्जी होती है। फिर कुछ मेडिसिन हो सकती है। कई पेशेंटों को क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से एलर्जी होती है, किसी को एनासिड से होती है, पेन किलर से एलर्जी होती है, और हो सकता है कि किसी को क्या हो सकता है, इंसेक्ट बाइट से। अगर किसी को कोई मधुमक्खी या कोई इंसेक्ट ने काट लिया है तो उसका जो टॉक्सिन्स होते हैं उसके वजह से पेशेंटों को क्या हो सकती है, एलर्जी होती है। तो ये उसके कॉज हैं, क्या है, उसके कॉज है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसका कि जो पैथोफिजियोलॉजी जो है हमारी एनाफाइलेटिक शॉक क्या है, होता कैसे है। बॉडी के अंदर हाइपोवोलीमिया एक एलर्जन की वजह से कैसे हो सकता है, किसके वजह से, एक एलर्जन की वजह से, यानी कि एक एलर्जी की वजह से हाइपोवोलीमिया कैसे क्रिएट होगा और सेल को ऑक्सीजन कैसे नहीं मिल पाएगी, इस बारे में हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को आज पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स बनाई है, ये हमारी एक ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड फ्लो होगा। क्या होगा इसमें क्या होगा, फ्लो, इसमें ब्लड फ्लो होगा, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, मान लीजिए ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये हमारी सेल्स हैं, ये हमारी सेल्स है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड सेल्स को क्या दे रहा है, हमारे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है सेल्स को, और हमारी बॉडी नॉर्मली काम कर रही है, फंक्शन कर रही है अपना। अब क्या होगा, जैसे ही बॉडी के अंदर मान लीजिए कोई एलर्जन, क्या हुआ, कोई भी एलर्जन, इनमें से कोई भी हो सकता है, एलर्जन क्या हुआ, एंटर किया। मान लीजिए ये एलर्जन है, कोई भी प्रकार का एलर्जन हो सकता है, किसी को पॉलन ग्रेन से भी एलर्जी होती है, ये एलर्जन है। तो एलर्जन जैसी बॉडी में एंटर करेगा, बॉडी के अंदर क्या होती है, बहुत सारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होती हैं, मान लीजिए ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये क्या करती हैं, जैसे ही इससे अटैच होता है, ये इसको देख लेती है, पूरा कोडिंग कर लेती है, इसको देख लेती है किस प्रकार का एंटीजन है, उसे पूरी तरह से इसकी जांच करती है, किसकी, हमारे एंटीजन की। ये हमारा एंटीजन है, कोई भी इनमें से हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो जैसे ही एंटीजन आएगा तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सिग्नल देती है हमारी टी सेल्स को। हमारा इम्यून सिस्टम क्या होती है, हमारे इम्यून सिस्टम में जो WBCs होती हैं उसमें 2 टाइप के एंटीबॉडी, वो 2 टाइप की WBC और होती हैं, जैसे 5 टाइप्स होते हैं उसके, उसमें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होती हैं। तो जो टी लिम्फोसाइट है, टी हेल्पर सेल जो होती है हमारी, उसको सिग्नल देती है, किसको देती है, टी हेल्पर सेल को। टी हेल्पर सेल को ये क्या कर देती है, सिग्नल देती है, ठीक है। उसके बाद जो टी हेल्पर सेल है वो क्या करती है, एक तो सिग्नल देती है कि बहुत सारे हम क्या करें, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करें या हमारे WBC को प्रोड्यूस करें, और एक सिग्नल ये देती है हमारी जो बी लिम्फोसाइट होती है, बी सेल्स होती हैं, तो ये बी सेल्स को सिग्नल देती है, किसे देती है, बी
सेल को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। टी हेल्पर सेल बी सेल को एक्टिवेट करेगी और फिर बी सेल जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी प्लाज्मा सेल में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये कन्वर्ट हो जाती है मैच्योर होकर प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर ये बनाती है हमारी इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज। एंटीजन को मारने के लिए क्या चाहिए हमें, एंटीजन को मारने के लिए चाहिए एंटीबॉडीज। तो पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उसको देखा किस प्रकार का है ये एंटीजन, फिर उसने उसको सिग्नल दिया टी हेल्पर सेल को, हेल्प मांगी, फिर टी हेल्पर सेल ने और हमारी WBC को बुलाया और उसके साथ साथ में बी सेल्स जो थी हमारी उसको सिग्नल दिया, और बी सेल ने फिर अपने आप को मैच्योर करके क्या करा, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट कर लिया। और जो प्लाज्मा सेल होती है वो बनाती है हमारी इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडीज़ को बनाती है, जो कि हमारे एंटीजन को ख़त्म करने का काम करेगी। अभी जो इम्यूनोग्लोबिन ई है, हम जानते हैं जो एलर्जी में क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन IgE एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये इम्यूनोग्लोबिन हमारा इसका फॉर्मेशन कर देगी प्लाज्मा सेल। अब क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मास्ट सेल होती हैं। क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर, क्या होती है, मास्ट सेल होती हैं। क्या होती है, मास्ट सेल। ये हमारे जो सेल के जंक्शन होते हैं, जंक्शन होंगे यहाँ पे, कहीं भी जो भी सेल का जंक्शन बन रहा होगा वहाँ पे होती हैं। क्या होती है हमारी मास्ट सेल। अब क्या होता है, इनके ऊपर बहुत सारे क्या बने होते हैं, इनके ऊपर क्या होंगे, ये जो एंटीजन है, जो हमारे एंटीबॉडीज बनी है हमारी IgE, ये आके इस पर क्या होंगी, अटैच हो जाती है। क्या होती है, अटैच हो जाएंगे इस पर आके, इस पर आगे अटैच हो जाएंगे, ये अटैच हो गई। अब इस पर क्या हो गया, एक प्रकार का क्या हो गया, इस पर रिसेप्टर बन गया, ये एंटीजन जो है बन गया। अब क्या होंगे, जैसे ही ये क्या होंगे, एंटीजन होंगे, इस पर आके अटैच होंगे, क्या होंगे, एंटीजन अटैच होंगे आगे। तो इसके अंदर क्या होते हैं, मास्ट सेल के अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, और उन ग्रेन्यूल्स के अंदर होता है हमारा हिस्टामिन, जो कि मेन केमिकल होता है किसके लिए, हमारा एलर्जी के लिए जो मेन केमिकल्स होता है वो होता है हिस्टामिन। तो क्या करता है, जैसे ही इससे अटैच होगा फिर हिस्टामिन क्या होते हैं हमारे रिलीज होने लगता है। क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होने लगेगा। क्या होने लगेगा, रिलीज, हिस्टामिन रिलीज होने लगा। फिर एक बार बता देता हूँ, एंटीजन बॉडी में गया, फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आई, उसने टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट किया, फिर बी सेल को उसने एक्टिवेट किया। अब बी सेल कन्वर्ट हुई प्लाज्मा सेल में, और उसने फिर हमारा इम्यूनोग्लोबिन ई यानी कि एंटीबॉडी को फॉर्मेशन किया, और एंटीबॉडी जो थी हमारी इम्यूनोग्लोबिन थी वो अटैच हो गई मास्ट सेल से, और मास्ट सेल पे जब जाके जैसे ही एंटीजन अटैच होने लगेंगे तो वो क्या करेगा, हिस्टामिन को रिलीज करने लगेगा। क्या करेगा, हिस्टामिन को रिलीज करने लगेगा। और हिस्टामिन जैसे ही रिलीज होगा तो हमारी जो कैपिलरीज होती हैं, हमारी जो कैपिलरीज होती हैं उसमें बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, जिसे बोलते हैं हम H1 रिसेप्टर। क्या होते हैं, H1 रिसेप्टर, जो कि इन्फ्लामेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, ये हमारा H1 रिसेप्टर। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार बना देता हूँ। जैसे कि ये हमारा एंटीजन है, ये एंटीजन है, ये बॉडी में एंटर किया, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने हमारा एक्टिवेट किया बी सेल को, बी सेल ने फिर क्या करा, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो गई, प्लाज्मा सेल में, और उसने एंटीबॉडीज बनाई हमारी जो इम्यूनोग्लोबिन ई थी IgE। और फिर क्या होगा, यहाँ से ये उससे ये हमारी मास्ट सेल से अटैच होगी, और फिर वो क्या करेगी, हमारा हिस्टामिन को रिलीज करेगा। अब जो हिस्टामिन है वो हमारा जो H1 रिसेप्टर्स होते हैं, दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, H1 और H2। तो ये जैसे ही ये रिसेप्टर जो H1 रिसेप्टर यहाँ पे होंगे लगे हुए, ये हिस्टामिन क्या होता है, इन पर अटैच हो जाता है। तो जैसे ही हिस्टामिन आके इन रिसेप्टरों पे अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही अटैच होगा तो वैसो डायलेशन होगा, वेसल्स क्या होंगी, डायलेट होने लगेंगी। और जैसे जैसे वेसल डायलेट होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, गैप बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा, गैप बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा, गैप बनने लगेगा। और गैप बनने से क्या होगा, फिर यहाँ से फ्लूइड क्या होगा, लीकेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगी, फ्लूइड लीक करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे फ्लूइड लीक होके क्या होगा, लीक होना स्टार्ट कर देगा, फिर हमारा क्या होगा, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। हाइपोवोलीमिया होने के बाद हाइपोटेंशन होगा, और हाइपोटेंशन होने की वजह से क्या होगा, हमारी सेल्स को फिर वही प्रोसेस, जैसे हाइपोटेंशन होगा सेल्स को प्रॉपर क्या होगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। और जब सेल की ऑक्सीजन कट आउट होने लगेगी तो उसके वजह से क्या होगा, हमारी सेल में हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया के बाद लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे क्या होगी, सेल डेथ की ओर बढ़ेगी, और पेशेंट को क्या होगा, शॉक आएगा। क्योंकि ये जो पूरा ये जो एक जगह पे नहीं हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रही है हमारी पूरी बॉडी में एक साथ चल रही है, तो उसके वजह से पूरी बॉडी में वैसोडाइलेशन होगा, और पूरी बॉडी में वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, हमारे
हाइपोटेंशन होगा और हाइपोटेंशन की वजह से हमारे सेल्स ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पेशेंट क्या हो सकता है, हमारा शॉक में जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो फ्लूइड लीकेजिंग होगा तो स्किन में पानी भरने लगेगा। आपने देखोगे जब एक पर्टिकुलर एरिया पे कभी किसी चीज़ से एलर्जी होती है वहाँ पे छोटे छोटे डॉट दाने जैसे बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ फ्लूइड लीकेजिंग होकर ऊपर आ जाता है, स्किन की तरफ आ जाते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, डॉट डॉट से बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। तो ये हमारा क्या था, उसका मैकेनिज्म था, पैथोफिजियोलॉजी थी। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई, ये पैथोफिजियोलॉजी थी। तो इसके वजह से हाइपोवोलेमिया होगा, उसके बाद हाइपोक्सिया होगा, फिर सेल क्या होगी हमारे, ये क्या होगा, बॉडी क्या होगी, शॉक में चली जाएगी। आप सिम्टम क्या क्या आएंगे, देखिए सिम्टम आएंगे, क्योंकि फ्लूइड लीक हो गया, बीपी लो होगा, जाहिर सी बात है हमारा बीपी लो हो जाएगा। हमारा क्या है, रिस्पायरेटरी रेट बढ़ेगा, बार बार हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है सेल्स को, तो क्या होगा, हमारा रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। हार्ट रेट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि बॉडी सेल्स को प्रॉपर क्या है, ऑक्सीजन देने के लिए ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो परफ्यूजन के लिए बहुत तेज़ी से हार्ट चलने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, मेंटल कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है प्रॉपर, तो मेंटल कन्फ्यूजन होगा, बॉडी में स्वेलिंग आएगी। उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे एलर्जी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारे क्या होगी, इचिंग भी होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत भी होगी। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा लंग्स है, ये क्या है हमारा, मान लीजिए ये लंग्स है, जो हमारे लंग है, ये मैंने लंग बना दिया, अच्छा नहीं बना होगा। जो ये हमारा लंग है, लंग्स में जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होते हैं हमारे H1 और H2 रिसेप्टर होते हैं। तो जैसे ही जो हिस्टामिन रिलीज होता है, जैसे ही इन पे अटैच होता है जाके, तो क्या होता है, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो उसके वजह से ब्रोंकियोल जब सिकुड़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये रिसेप्टर यही नहीं है सिर्फ, रिसेप्टर हमारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, उसके साथ साथ हमारे लंग्स में होते हैं, हमारे जीआई ट्रैक्ट में भी ये होते हैं, मसल्स में होते हैं हमारी। तो लंग्स में जाएंगे तो ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। जीआई ट्रैक्ट में जाएगा तो जीआई ट्रैक्ट में अटैच हो जाएगा तो स्टिमुलेट करेगा किसको, HCl, क्या करेगा, एसिड का सिक्रेशन बढ़ाएगा, मसल क्रैम्प्स करेगा और क्या करेगा, वॉमिटिंग, डायरिया कर सकता है और एसिड का प्रोडक्शन भी ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये हमारे जो H1 रिसेप्टर है बहुत जगह पे होते हैं, तो बहुत जगह क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। तो सांस लेने में भी पेशेंट को क्या हो सकती है, दिक्कत होती है, दिक्कत हो सकती है बहुत ज़्यादा, और सांस ना आने की वजह से, नली बंद होने की वजह से, ब्रोंकियोल बंद होने की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट की उसी टाइम भी डेथ हो सकती है। इसमें बहुत जल्दी भी डेथ होने के चांस रहते हैं पेशेंट के, एनाफाइलेटिक, ये जो हमारा एनाफाइलेटिक शॉक है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, पहला ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर पेशेंट को शॉक आ रहा है, पहले तो आपको मैंने बता दी पोजीशन कि उसका हेड क्या होना चाहिए, नीचे, और पैर ऊपर होना चाहिए, ताकि ब्लड सप्लाई ब्रेन को ज़्यादा मिल सके। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले, क्योंकि यहाँ एलर्जी की वजह से हुआ है, सब हमारा हिस्टामिन की वजह से कॉज हो रहा है, तो सबसे पहले अगर हम प्रेफर करेंगे तो अगर हम एंटी हिस्टामिन दे दें, क्या करें, एंटी हिस्टामिन दे दें, जो कि H1 ब्लॉकर होते हैं, जो कि ये जो हमारे जो चैनल होते हैं इसको ब्लॉक कर देंगे। जो एंटी हिस्टामिन तो चैनल को ब्लॉक कर देंगे, तो हिस्टामिन चैनल से जुड़ेगा नहीं, वैसोडाइलेशन होगा नहीं, तो बीपी लो नहीं होगा, तो शॉक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हम एंटी हिस्टामिन देंगे, तो ये जो प्रोसेस चल रही है ये ब्लॉक हो जाएगी, इससे दोबारा नहीं होगी, अब आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन आगे नहीं कॉज करेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, बीपी लो हुआ है, तो बीपी लो हुआ है तो हमें क्या करना है, उसके लिए फ्लूइड देना है, आईवी फ्लूइड पेशेंट को स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम एपिनेफ्रिन दे सकते हैं। एपिनेफ्रिन से क्या होगा, हार्ट रेट तेज होगी, उसके वजह से हार्ट रेट तेज होगी, फिर बीपी भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, जिससे ब्लड सप्लाई क्या होगी, हमारे सेल्स को प्रॉपर मिल पाएगी। अगर हमारा एंटी हिस्टामिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम क्या देंगे, स्टीरॉइड का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं, स्टीरॉइड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेक्सामेथासोन हो गया, ठीक है, बीटामेथासोन हो गया, इनका यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे इस प्रोसेस जो हो रही है पूरी, इसको ब्लॉक कर देगी, हिस्टामिन के रिलीज को ब्लॉक कर देगी। और पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हम वेंटिलेटर पे भी पेशेंट को डाल सकते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ब्रोंकोडाइलेटर दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, पहले तो हम एंटी हिस्टामिन इसको पेशेंट को देंगे। तो ये था हमारा कॉज, ये था हमारा उसका मैकेनिज्म, और ये था हमारे उसका सिम्टम, और हमने आपको बता दिया इसका ट्रीटमेंट। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा एनाफाइलेटिक शॉक, और इससे पीछे भी जो हमने बेसिक शॉक पढ़ा, शॉक के जो और टाइप पढ़े वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक रह गया है वो रह गया है हमारा न्यूरोजेनिक शॉक। इसके बाद जो हमारे टॉपिक है फिनिश हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होंगे, आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और हमारी जो वीडियो है उसको शेयर ज़रूर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया, आप नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।